नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। अक्सर देखा और सुना जाता है कि समाज, परिवार और इस समुदाय के बीच हम लोग रहते हैं, उसी बीच कई सारी क्राइम की घटनाएं जन्म लेती हैं। साइबर क्राइम्स से कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है। उन तमाम बातों और विषयों की जानकारी और आमजन को कैसे सजग रहना है, इसी विषय पर हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं युवा वरिष्ठ बांसवाड़ा जिले के अधिवक्ता जितेंद्र सिंह राव। सबसे पहले सर, आपका न्यूज़ 20 इंडिया चैनल में स्वागत है। थैंक यू, आपने हमें आमंत्रित किया और बहुत अच्छे विषय पे आपने चर्चा रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा कि अक्सर इन दिनों देखा जा रहा है कि अलग अलग ऐप के माध्यम से भी लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। क्या इस पर भारत सरकार रोक लगा सकती है? कैसे, क्या इस क्राइम को रोका जा सकता है? जी हाँ, इस क्राइम को रोकने के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 155260 एक हेल्पलाइन चलाई गई है। उस हेल्पलाइन के माध्यम में आप जैसे ही आपसे फ्रॉड होता है, ऑनलाइन ठगी होती है, तत्काल आप उसमें FIR अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, जिसके तहत सरकार आपको वो रिफ़ंड पैसा कराने की मुहिम चलाई है। और दूसरा, तत्काल आपके बैंक से अगर कोई फ्रॉड होता है तो अपने बैंक को भी एक एप्लीकेशन दें 24 घंटे के अंदर अंदर, तो वो पैसा रिफ़ंड होने के लिए RBI एक गाइडलाइन बना रखी है कि वो पैसा तुरंत RBI अपन को निकाल के देगी। इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु इसमें सजग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा अपने फ़ोन पे और ये चीज़ हो रही है, आए दिन लोगों को समझ में आ रही है ये बातें कि ऐसा हो रहा है, तो अपन को सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो IT सेल की जो धारा है 2008 अधिनियम के तहत 44, 66 और 67 के तहत, इसमें सज़ा का प्रावधान भी है IT सेल के तहत, और गाइडलाइन जो भी केंद्र सरकार ने जारी कर रखी है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा सुरक्षित है और पैसा कानून के तौर पर इन धाराओं में पैसा निकालने के लिए आप FIR दर्ज कर सकते हैं। कानून, पुलिस और केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि ये जो वारदातें अभी ज़्यादा चल रही हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी मुहिम निकाली है। जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप तत्काल फ़ोन करें, अपना मैसेज छोड़ें, और तत्काल आपके इस कार्य जो घटना हुई है उसके पीछे पूरी साइबर सेल पड़ी है। और हर ज़िले में केंद्र सरकार ने साइबर सेल का गठन कर रखा है। तो साइबर सेल संबंधित सभी अपराधों का वो जो है निस्तारण वो सेल करती है, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुरक्षित हैं आप, और आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस मुस्तैद है, परंतु आपको भी सजग रहना आवश्यक है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आम जन को भी सजग रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि सबसे ज़्यादा 10 साल से लेकर के 15 साल तक के बीच की उम्र की लड़कियों के साथ दर्दनाक हादसे होते हैं। आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुरक्षा को लेकर के आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन भी मानता हूँ मैं कि इसमें जो बच्चों में जो अपराध बढ़ रहे हैं आजकल, अपनी छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं, उनकी सिक्योरिटी भी लोगों के पास नहीं है, क्योंकि वो अगर घर पे कोई बच्ची अकेली है और वो घर छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। केंद्र सरकार ने भी इसके लिए बहुत कड़े कानून भी ला के रखे हैं कि बच्चों, बालिकाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए पोक्सो एक्ट में कई धाराएं, कई अमेंडमेंट भी किए हैं, सज़ा के प्रावधानों को बढ़ा दिया गया है। तो उस आधार पर क्राइम कहीं हद तक रुका है, परंतु व्यक्ति की मानसिकता ऐसी होती जा रही है कि वो इसे क्राइम करता जा रहा है। उसके पीछे आज मेरा मानना ये है कि आधुनिकीकरण जो हो गया है इस समाज का, उस समाज का आधुनिकीकरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर कहीं पड़ा है तो वो व्यक्तिगत जीवन में पड़ा है, बालकों में पड़ा है। मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ रही है बच्चों में, तो उस वजह से क्राइम बालिकाओं पर बढ़ता जा रहा है। आजकल आप देखेंगे कि सिनेमाओं में और उसमें देखे जा रहा है तो हमेशा कोई चीज़ ऐसी देखी जाती है कि बच्चों के अपने पहनावे में देख लो, उनके अटैचमेंट देख लो, दूसरी हर पिक्चरों में और उसमें ये सिनेमाओं में सोनी जी यही बताया जा रहा है कि आप लव अफेयर्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, लड़का लड़की घर से भाग रहे हैं, ये चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं
वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं। हम हिंदू संस्कृति में रहते हैं, अपनी संस्कृति ये कहती है। पहले हम बच्चे थे तो हमको ये पढ़ाया जाता था कि हर बहन है, भाई है, माता पिता है, उनके पैर छुओ, संस्कार, एक इज्जत। और क्यों माँ के की व्याख्या की जाती थी, क्योंकि हर एक स्त्री में माँ और बहन का नज़रिया देखा जाता था। परंतु हिंदी फिल्म जगत ने इसको बिल्कुल ही विपरीत प्रभाव में डाल दिया। आज एक ऐड आता होगा टीवी सीरियल पर, जिसमें एक बेटी, माँ और बेटी होते हैं, जो एक छोटे कपड़े पहन के बेटी खड़ी रहती है, तो वो एकदम कपड़े पहन के बाहर आती है। वो कहती है मैं कैसी लग रही हूँ। सडनली उसके फादर बैठे होते हैं, वो कहते हैं ये थोड़ा छोटा तो नहीं है। तो तत्काल वो बेटी बाप की तरफ देख के फिर माँ की तरफ देखती है, माँ भी बाप की तरफ देख के और बेटी की तरफ देखती है, और फिर कहती है कि छोटी इसकी फ्रॉक नहीं है, छोटी इसकी सोच है। वो चैनल ने ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि बच्चियों को रोको मत, वो पहन रही है तो वो नज़रिया आपका गलत है। परंतु एक बाप की नज़र से आप देखो, उस एड में एक चीज़ दी है, वो बाप की नज़र से देखा। बाप ने तुरंत अपनी बेटी को देखते हुए ये कहा है कि तेरी जो पोशाक है वो मेरी नज़र से भी छोटी है। मतलब मैंने सबसे पहले चीज़ यही देखी है कि तेरी फ्रॉक छोटी है। इट्स मीन्स उस बाप ने ये चीज़ रखी कि मेरी बेटी की। बिल्कुल निश्चित तौर पर राव साहब, ये अमेंडमेंट क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है? लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, उसको लेकर के आप कानून के दायरे में रहते हुए कि ऐसी कौन कौन सी धाराएं हैं जिनसे परिवादियों को एक अच्छी राहत मिल सकती है? देखो, पॉक्सो एक्ट में 3/4 जो धाराएं दे रखी हैं, उसके अधिनियम के तहत अपराधों का जो वर्गीकरण है वो कई हद तक डाइवर्ट कर चुके हैं, जिसमें किसी भी लड़की को गंदी नज़र से देखने पे भी अलग धारा है, किसी लड़की की लज्जा भंग करने के लिए आपने उसको छुआ है, किस हद से, किस इंटेंशन से छुआ है, उसके लिए भी अलग प्रावधान है। मतलब अब पॉक्सो एक्ट में एक चीज़ बहुत कई चीज़ों में डाइवर्ट कर दिया है इसको, क्योंकि इसमें हर चीज़ के लिए एक ऑफेंस डाल दिया है। कंप्लीटली इसको नॉन बेलेबल बना दिया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर वो मतलब इंटेंशन उसका कुछ भी हो, अगर उसने इस गलत इंटेंशन से अगर किसी बालिका को और किसी को छेड़ा है और वो कंप्लेन करती है, तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये नए अमेंडमेंट में हुआ है, जिसके प्रावधान के तहत आपको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान रखा गया है। इस अपराध को कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए कोई ऐसा कोई कानून की किताब में क्या कहीं ऐसे कई शब्दों में कहीं है कि इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे इस पर जो है वो और प्रभावी तरीके से इस कानून को और मजबूत बनाया जाए? इस कानून को मजबूत बनाने के लिए इसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। परंतु मैं एज ए अधिवक्ता ये कहना चाहता हूँ कि अपराध को रोकने में सिर्फ और सिर्फ परिवार और संस्कार ही काम आते हैं। उसके अलावा कोई चीज़ ऐसी काम इसलिए नहीं आती है क्योंकि कानून तो हिंदुस्तान में बहुत बने हैं, और मैं खुद अधिवक्ता हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैं कानून के हर गलियारों से भी हम अपराधी को बचाने का हमारी एक मजबूरी भी है और हमारा पेशा है। परंतु वो हमारा दायित्व है, हम अपराधी को बचाएंगे। परंतु मैं ये जानता हूँ कि समाज जब तक नहीं सुधरेगा तो अपराध नहीं सुधर सकते हैं, और अपराधों को अगर सुधरना है तो समाज को वो पौराणिक सभ्यता के आधार पर ही चलाना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल अपन जो कल्चर जो टीवी सिनेमा में देख रहे हैं उससे नहीं लगता है कि अपराध में कहीं सुधार आएगा, क्योंकि हर जगह हर मोड़ पर अपन यही देख रहे हैं रोज़ के भाई किसी ने किसी को क्या किया, क्राइम पेट्रोल जैसी चीज़ें देख रहे हैं। तो अपराधी तो अपने आप सब चीज़ें सीख रहा है कि भाई हमको कैसे बचना है और कैसे बचेंगे। तो मेरा मानना ये है कि अपन सभ्यता और संस्कृति को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अपनी पौराणिक सभ्यता और संस्कृति उसको संजो के रखेंगे तो क्राइम में कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि वो कम होगा। क्योंकि भाईचारे से रहना और बहू बेटी को अपनी माँ, भाभी को माँ और बेटी को बहन मानने वाली सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए अपन आए हैं, तो वो सभ्यता और संस्कृति चलेगी तो निश्चय ही अपराधों में कहीं न कहीं कमी आएगी। तो परिवार को ज़्यादा ब्रॉड होने से अच्छा है कि पौराणिक पद्धति में ज़्यादा ब्रॉड हो, जिससे कि अपने परिवार को सांस्कृतिक सभ्यता में लाएं, तो अपने आप ही अपराधों में रोक लगेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पौराणिक जो सभ्यताएं हैं उनको लागू करने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति के पास मुकदमा लड़ने के लिए पैसा नहीं है, वह सक्षम नहीं है, क्या
काउंसलिंग ऐसे व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए क्या प्रयास करेगी, या उस व्यक्ति को क्या उचित न्याय मिल पाएगा, ऐसा आप कभी कभार कहीं सोचते हैं, देखते हैं? जी, इसमें कानून में एक प्रावधान लगा रखा है, लीगल एड एक बनाया गया है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति के पास में कोई अधिवक्ता नहीं है तो वो कोर्ट ही उसको एक एडवोकेट प्रोवाइड करती है, जिसका हर्जा खर्चा कोर्ट स्वयं उठाती है, और उसकी जो फीस बनती है वो भी कोर्ट ही देती है, जिसको लीगल एड के जरिए उसको एक वकील नियुक्त करके दिया जाता है, जिसकी कोई भी फीस उससे नहीं ली जाती है। सरकार उसकी जो भी फीस है वो वहन करती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सरकार कहीं ना कहीं जो है वो एक परिवादी को एक राहत देने का प्रयास करती है। मेरा आखिरी और अंतिम सवाल वकील साहब आपसे, कि आपको कभी लगता है कि आप एक बड़े क्राइम को हैंडल कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो क्राइम उसका वास्तव में मेजर क्राइम है और आप उसको बचाने का प्रयास करते हैं, किस दृष्टि से आप देखते हैं इसको? देखिए, मैं एक अधिवक्ता हूँ, और मेरा एक, जब हम लॉ करते हैं तब हम एक शपथ ली हुई होती है कि हमें बाय हुक एंड बाय क्रुक हमको अपराधी को बचाना है। तो हम उसके बाद अच्छा या बुरा हम ये सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल एडवोकेट्स हैं। तो हमको पता है कि इसने क्राइम किया है, पर अगर ये लेकर ही हम चलेंगे तो इंसाफ मिलना मुश्किल है, और हमारा गुजारा भी ज़रूरी है। इसलिए क्या है, एक्चुअली हम जानते हुए भी हमको ये चीज़ ज़रूरी है, परंतु हमारा एक कर्तव्य है कि हमारे पास आए हुए इंसान का हमें काम करना है, और बहुत ही मतलब ईमानदारी से, ऑनेस्टी से हमको उसका काम करना है। इसलिए वो दिमाग में हम नहीं लाते हैं कि इसने सही किया या गलत किया है। बाय हुक एंड बाय क्रुक हमें उसे हमारे पक्ष में, मतलब पॉजिटिव वे में ही उसको देखना है कि भाई हाँ, नहीं तू आया है तो तेरा इंसाफ करेंगे, हम तुझे निकालेंगे, भले उसने क्राइम किया या नहीं किया, डजेंट मैटर। अगर उसने क्राइम किया है और प्रोसिक्यूशन ने अच्छी फाइल तैयार की है तो उसे डेफिनेटली कोर्ट सजा देगा। वो हमारे, ये क्वेश्चन आपका हम पे जायज़ नहीं है, क्योंकि वो न्यायालय के काम में हमारे को पैरवी करना ज़रूरी है। निश्चित तौर पर बिल्कुल, आज हमारे तमाम दर्शकों को पोक्सो से रिलेटेड और कहीं न कहीं सजगता से रिलेटेड आज हमारे साथ वरिष्ठ युवा अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े। हमारे तमाम दर्शकों को वो जानकारियाँ दी कि किस प्रकार से सजग रहना है, किस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति में वापस ढलना है, ताकि अधिक से अधिक क्राइम पर जो है वो रोक लगी जा सके। निश्चित तौर पर आने वाले समय में खास मुलाकात किसी खास मेहमान के साथ आपके साथ होंगे रूबरू। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।